कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम द शॉन्गशैंग रिडेक्शन है। यह दुनिया की सबसे सिक्योर तरीन जेल है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैदी यहाँ से फरार नहीं हो पाया क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में ही बिता दी, लेकिन इनके दिमाग में भागने का आज तक भी ख्याल भी नहीं आया क्योंकि इस जेल में भागने की कोशिश करने वाली कैदी की सजा डायरेक्ट मौत है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और कोर्ट में हमें एक एंडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी वाइफ और उसके लवर के अंजाम में उम्र भर कैद की सजा सुनाता है, पर एंडी कहता है कि मैंने यह मर्डर नहीं किए हैं। पर एंडी को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई भी उसके पास प्रूफ नहीं था, जिस वजह से कोर्ट का जज उसको उम्र भर की सजा के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल द शॉन्गशैंग रिडेक्शन में भेज देता है। एंडी के साथ बहुत सारे और भी कैदी होते हैं। जब इन कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तब जेल के अंदर वाली कैदी शर्त लगाते हैं कि नए आए वाले कैदियों में से आज रात कौन रोएगा, और इसके लिए यह लोग एक डिब्बी सिगरेट की शर्त लगाते हैं। यह लोग बाहर खड़े नए आने वाले कैदियों में से एक एक कैदी को चुन लेते हैं। तब रेड नाम का एक कैदी एंडी पर शर्त लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम है और वो अमीर घर का है और उसने कभी तकलीफ नहीं झेली, इसलिए वो आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और हर एक कैदी को उनके सेलों में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और पुराने कैदी नए आने वाले कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि उनमें से कोई डर जाए और रोने लगे, और ऐसा ही होता है। इन नए आने वाले कैदियों में से एक कैदी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे मेरे घर जाना है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन तभी भी वो कैदी रोना बंद नहीं करता तो गार्ड्स उसे सेल से बाहर निकाल कर इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पर दाव लगाया हुआ हार जाता है, इसीलिए रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है क्योंकि इतना डराने के बाद भी उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की थी। इसीलिए रेड अपने साथी को सिगरेट का डब्बा दे देता है क्योंकि रेड एंडी पर लगाया हुआ दाव हार चुका था। तभी हम एंडी को देखते हैं जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तब एंडी की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक से होती है। ब्रुक को इस जेल में लगभग 50 साल होने वाले हैं। तब एंडी ब्रुक से इस जेल के सभी छोटे मोटे रूल्स और हर एक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब ब्रुक से एंडी को इस जेल का हर एक सीक्रेट बता देता है और एंडी से कहता है अगर तुम्हें जेल के बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड नाम के कैदी के पास जाना। यहाँ सुनते ही एंडी भी इंतजार नहीं करता और सीधा रेड के पास चला जाता है और रेड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगवा सकते हो। तब रेड कहता है हाँ मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज जो यहाँ से भागने या फिर किसी को मारने में काम ना आती हो। तब एंडी रेड से कहता है मुझे हैमर यानी हथौड़ा चाहिए। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड कहता है कि तुम्हें हथौड़ा ही क्यों चाहिए, क्या तुम हथौड़े से किसी को मारने वाले तो नहीं हो। तब एंडी कहता है नहीं मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है। यहाँ सुनकर रेड कहता है तुम्हारा यहाँ पर दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही तुम्हारे कुछ लोग दुश्मन बनने वाले हैं। वो कुछ लोगों की तरफ इशारा कर एंडी को कहता है कि इन लोगों की गंदी नजर तुम्हारे पर है, इसीलिए बचकर रहना। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ा मंगवा देता है और जब वो हथौड़ा देखता है तो रेड हंसने लगता है क्योंकि हथौड़ा साइज में बहुत ही छोटा होता है और रेड मन ही मन में सोचने लगता है कि इस हथौड़े से इस जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रूस के जरिए एंडी की सेल तक हथौड़ा पहुंचवा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब एंडी एक दिन लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तब वो 3 लोग जिनकी एंडी पर गलत नजर होती है जो एंडी को पकड़ लेते हैं। एंडी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है क्योंकि वो 3 लोग थे, इसीलिए यह तीनों एंडी को पहले खूब पीटते हैं और एंडी के साथ गलत करते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। यह लोग पहले एंडी को पकड़ते हैं और उसको मारते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 2 साल बीत जाते हैं और अनाउंस होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। यहाँ छत के काम के लिए कैदियों की एक टीम तैयार हो जाती है जिसमें एंडी और रेड भी शामिल होते हैं। यह लोग छत के काम पर लग जाते हैं और छत पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की होती है जिसका नाम द हेडली है। हेडली बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है जो जरा सी गलती करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं जब हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई की अभी ही मौत हुई है जिसके अकाउंट में $30,000 पड़े हुए हैं। अब मेरे भाई का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए उसके पैसों पर मेरा हक बनता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब मैं इन $30,000 को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तब सरकार टैक्स के रूप में मेरे से सारे पैसे ले लेगी। हेडली जब अपने साथियों से यह बात कर रहा था तब एंडी यह सभी बातें सुन लेता है। एंडी बहुत ही बड़ा बैंकर है, उसे पता था कि इन पैसों को बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडी हेडली के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो। यह बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो छत के किनारे के पास
पास ले जाता है, लेकिन उसे छत से नीचे फेंकने से पहले एंडी उसे बताता है, अगर तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, तो तब तुम अपने भाई के पैसे आसानी से अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी बिना टैक्स दिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन में $16,000 गिफ्ट कर सकता है और इन पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और एंडी यह भी कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी लॉयर को रखोगे तो वो तुम्हारे से बहुत ही सारे पैसे चार्ज करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह काम फ्री में कर सकता हूँ। तब एडली एंडी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब एंडी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मेरे सभी दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी एडी ने एंडली का काम कर दिया था। लेकिन एंडी बियर नहीं पीता, वो कोने में बैठकर सभी को बियर पीते हुए देखकर खुश होता है। एंडी के साथ भी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बियर पीना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी हुई। फिर समय ऐसे ही बीतता है और एंडी की रेड की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग रीटा हेवर्ड की फिल्म देख रहे होते हैं। तब एंडी रेड से कहता है, मुझे रीटा हेवर्ड का एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से इसलिए पोस्टर मांगता है क्योंकि पूरी जेल में रेड ही एक इंसान था जो बाहर से कुछ सामान मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वहाँ वही 3 लोग खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत करते थे। तब वो एंडी से कहते हैं कि चलो हमारे साथ है। तब एंडी मना कर देता है। एंडी के मना करने पर वो लोग एंडी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला करता है, लेकिन वो लोग 3 होते हैं, जिस वजह से वो लोग एंडी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। पर आज यह लोग एंडी के साथ कुछ कर नहीं पाते, पर यह लोग एंडी को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल में चला जाता है। साथ ही वो आदमी जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टेस्ट बचाया था। और कोई आदमी एंडली को यह बता देता है कि इस आदमी ने एंडी को इतना मारा है कि वो 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में चला गया है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने के बाद जब एंडी वापस अपने सेल में आता है तब वहाँ पर उसे रीटा हेवर्ड का एक बड़ा सा पोस्टर मिलता है जो कि वेलकम गिफ्ट होता है एंडी के लिए। इस तरीके से कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी कराता है। सेल की चेकिंग करने के बाद जब वार्डन को कुछ भी नहीं मिलता है तब वार्डन की नजर सेल पर लगे हुए एक पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं जेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, पर तुम इसे लगा सकते हो। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। वार्डन को इस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरीके से एंडी ने उसका 30,000 का टेस्ट बचाया, इसीलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है और बाइबल को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद वो वापस लौटकर एंडी के पास आता है कि एंडी की बाइबल जो उसके हाथ में होती है वो उसको लौटा कर कहता है कि मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सुरंगों के पीछे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जेल का वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बुक्स नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है। तभी वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 बचाए थे वो एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। असल में उसे ITR का मसला था जिसे एंडी कुछ ही वक्त में भर देता है, जिस वजह से पूरी जेल में एंडी के चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं एंडी के पास काम बढ़ता जाता है, जिस वजह से एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छा दोस्त रेड को बनाता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रूस एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और वो उसे बिना वजह मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई। वो भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है। यह जेल की दुनिया ही उसकी असल दुनिया है। इसीलिए उसको लगता है कि अगर मैंने किसी का खून कर दिया तो मेरी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। एंडी के समझाने पर ब्रूस उस आदमी को छोड़ देता है। अब ना चाहते हुए भी जब ब्रूस इस जेल से बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत ही अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जहाँ पहले सड़कों पर एक गाड़ी दिखती थी अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। कुछ दिनों बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसे बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे जेल की बार बार याद आती है, इसीलिए वो जेल में वापस जाना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि वो क्राइम करे जिस वजह से वो वापस जेल में जा सके। लेकिन ब्रूस इस उम्र में कोई भी क्राइम करना नहीं चाहता था और इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर ब्रूस सर्वाइव नहीं कर पाता है और अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो अपने साथियों के नाम पर एक खत लिखता है जिसे पढ़ते वक्त सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पर हमें जेल दिखाई जाती है जहाँ पर
वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इस तरीके से वार्डन कैदियों से काम लेता है। पर इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को कई सारे काम मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर काफी ज्यादा सस्ती होती है, और बाहर की जो लेबर कंस्ट्रक्शन की टीम होती है उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। वार्डन आधी कीमत पर कैदियों से इसलिए काम करवाता है क्योंकि कैदी को लेबर तो थे नहीं जिनको वार्डन दिहाड़ी दे पाता, इसलिए वार्डन कैदियों से फ्री में काम कराकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है, और उसका यहाँ पैसा ब्लैक का होता है। और एंडी बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और वह उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर जेल में नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत ही यंग है और वह इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में जा चुका है। टॉमी बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसकी जल्दी ही इस जेल में काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है। एक दिन टॉमी खाने की टेबल पर सबसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की कई सारी जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी मैं चोरी के इंजाम में इस जेल में आया हूँ। टॉमी की बात सुनने के बाद एंडी उससे कहता है अगर तुम बार बार चोरी करने पर पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यह काम तुम पर सूट नहीं करता है, इसलिए तुम्हें यह काम छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की बात यहाँ सही लगती है, इसीलिए टॉमी रेड से एंडी की जानकारी लेने लगता है। टॉमी रेड से कहता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है तो उसे जेल क्यों हुई है। रेड बताता है कि एंडी बहुत ही बड़ा बैंकर था लेकिन उसने उसकी वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया जिस वजह से उसे उम्र भर की कैद हुई। यह सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। इसके बाद वो एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड होता है। टॉमी इन दोनों को बताता है कि मैं 4 साल पहले एक जेल में गया था जहाँ पर मुझे एक कैदी मिला और उस कैदी ने मुझे बताया कि मैं घर में रात को चोरी करने गया और उस घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाने के डर में मैंने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार दिया और बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत बहुत ही बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी तो मुझे पता चला कि जब पुलिस ने इन दोनों मर्डर के बारे में जांच की तो उन्हें पता चला कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है, इसीलिए उस बैंकर को उसकी पत्नी और लवर के इंजाम में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। यह सब सुनने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे यह सब बातें बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि एंडी वो इंसान है जो उसके काले पैसे को व्हाइट पैसे में बदलता है और वो वार्डन के सारे राज जानता है। इसलिए अगर एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन और भी पैसे ना कमा पाएगा और शायद उसके बले पैसों का राज भी खुल जाएगा। इसीलिए वार्डन एंडी से कहता है कि यह एक झूठी कहानी है, ऐसी कहानियां मुझे रोज सुनने के लिए मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता है। यहाँ देखकर एंडी को गुस्सा आ जाता है कि मैंने इस आदमी की बहुत ज्यादा मदद की लेकिन बेगुनाह होने के बाद भी मुझे यह आदमी बाहर जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए वार्डन एंडी पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और इसके बाद वो सीधा टॉमी के पास जाता है और वो टॉमी से पूछता है कि जो तुमने एंडी को सारी बातें बताई हैं वो सारी सच है क्या। टॉमी कहता है हाँ यह बिल्कुल सच है। इसके बाद वो टॉमी से कहता है अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम इस बात की कोर्ट में गवाही दे सकते हो। तब टॉमी कहता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को एक इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से चन्नी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसीलिए उसे गोली मार दी गई है, लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया है और एंडी मन ही मन में सोचता है कि वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कोई भी नहीं करूंगा। तो वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा वरना यह जेल में तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते वक्त वार्डन अपने गार्ड से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए और काल कोठरी में रखो। काल कोठरी बहुत ही गोपनीय जगह थी जहाँ पर काले अंधेरे में कैदी को 1 महीने पूरा रहना पड़ता था। अब एंडी इस काल कोठरी में पूरा 1 महीना तो बिता चुका था लेकिन अब उसे 1 महीना और उस काल कोठरी में बिताना पड़ेगा। बाहर पूरी जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। जेल के अंदर सभी कैदियों को एंडी के बारे में बहुत ही बुरा लगता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है रेड एंडी के पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे। तब रेड कहता है हाँ लेकिन जब मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया होऊंगा और जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा। एंडी रेड से कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे बहुत ही अच्छी जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहाँ पर खो देता है। मैं वहाँ
पर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किराने में अपनी नाव को रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक जुगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वो रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड यह सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत ही खतरनाक चीज होती है, यह इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मेक्सिको यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। यह सुनकर रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि अगर तुम रिहा हो गए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। तो एंडी रेड को एक एड्रेस देता है और उससे कहता है कि अगर तुम कभी भी छूट जाओ, जहाँ एक बड़े से मैदान के बीच में एक खूबसूरत सा पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वो रेड से कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काला रंग का पत्थर मिलेगा, जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स को छुपाया है, और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो उस पेड़ के पास में जाकर उस बॉक्स को जरूर खोलना कि उसमें क्या है। यह कहकर एंडी वहाँ से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुँचता है। वार्डन का पूरा काम करके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को कपड़े देता है। वो एंडी को कहता है कि मेरे कपड़ों को फ्रेश करवा देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। उसके बाद एंडी अपने सेल में आ जाता है। वही रेड काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको डर था कि एंडी खुद को मार ना दे। इसी तरीके से रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता है। यह पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। तब रेड की नजर भी एंडी के सेल की तरफ होती है और रेड की परेशानी बढ़ती जाती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो दिया नहीं। तभी यह गार्ड गुस्से में एंडी की सेल की तरफ जाता है और जब वो सेल में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सेल में कोई भी नहीं था, क्योंकि एंडी वहाँ से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में वार्डन के जूते नहीं होते हैं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी पूरी जेल में सायरन बनने लगता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर एंडी नहीं है। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है जाओ और रेड को बुलाकर लाओ, क्योंकि वो हमेशा रेड के साथ रहता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या वो भूत था जो रात गायब हो गया। गुस्से में वो वहाँ के पत्थर उठाता है और गार्ड्स वो रेड को मारने लगता है और एक पत्थर वो पोस्टर पर भी मारता है जो वो दीवार पर लगा हुआ होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता है, वो आर पार हो जाता है। और वार्डन जब उसके अंदर हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत ज्यादा मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना बिल्कुल नामुमकिन था, पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड वहाँ पर जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर एंडी के पुराने कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है जो 20 साल पहले रेड से उसने मंगाई थी। यह वही हथौड़ी होती है जिससे एंडी पिछले 20 सालों से सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही जो दीवार से मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने जब आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और जो उसके पास बाइबल होती है वो बड़ी चालाकी से उसकी तिजोरी में रख देता है। और एंडी वार्डन को ऐसे दिखाता है जैसे यह बाइबल नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स है। साथ ही वो कपड़े जो वार्डन ने एंडी को प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़े पहनता है और उसके बाद अपने पुराने कपड़े ऊपर पहन लेता है। और वो जूते जो वार्डन ने एंडी को शीशे की तरह चमकाने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर निकल जाता है। रात में जैसे ही सारी लाइट बंद होती है, एंडी अपने सेल में की गई सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और वो पतले से गटर की पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से फरार हो जाता है, जिससे आज तक कोई भी फरार नहीं हो सकता था। हाल ही एंडी जिस गिटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वो 2 किलोमीटर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पर वार्डन का सारा ब्लैक पैसा होता है। यह पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर होते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। सारा डॉक्यूमेंट्स का खेल एंडी ने ही तो बनाया था और बैंक में जो उस ओनर के साइन होते हैं वो जेल से एंडी किया करता था। इसीलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसे निकालने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। एंडी के पास उस आदमी के सारे पैसे होते हैं, इसलिए वो सारा पैसा बैंक से निकाल लेता है और यह पैसे होते हैं $3,70,000। यानी कि एंडी जेल से आजाद होने के साथ साथ वो माला माल भी हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी जिस दिन से जेल के अंदर एंटर हुआ था वो इसी दिन की प्लानिंग कर रहा था। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बहुत ही बड़ा सलूक किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था। इसीलिए वो वार्डन के काले पैसों का सबूत मीडिया को देता है। अगले दिन यह खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है और अगली सुबह जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर लिखा हुआ होता है तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन बाइबल का पेज पलटता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हथौड़ी का निशान बना हुआ है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पेजों को हथौड़ी के सेब में काट कर एक साँचा बनाया हुआ था जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी के सेल में पहली बार गया था और
जब उसने एंडी के हाथ से उसकी बाइबल लेकर उसे वापस लौटा दी थी, उस समय भी वह हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। यह देखकर वार्डन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वार्डन के कालो पैसों की खबर पूरी शहर में फैल चुकी थी, इसीलिए जेल के बाहर रिपोर्टर और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन खुद को गोली मार देता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक नौकरी भी दिलाई जाती है। पर बाहर की दुनिया में रेड का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के पूरे 40 साल जेल के अंदर बिताए थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ पर ब्रूस रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से एक वादा किया था। इसके बाद वह एक जगह के लिए गाड़ी में रवाना हो जाता है और वह उस बड़े से घास के मैदान में जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है। साथ ही एक दीवार होती है, उस दीवार में एक काले रंग का पत्थर होता है और जब वो उस काले पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। यह लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि एंडी रेड का उसी जगह पर इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में एंडी ने रेड को बताया था। उसके आगे एंडी ने लिखा हुआ होता है, उम्मीद अच्छी चीज होती है। उसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वह समुद्र किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी अपनी नाव में बैठकर नाव को ठीक कर रहा है। यह सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो कि उसने जेल में एंडी से शेयर किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।